हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एआईबी एग्ज़ाम को लेके कि जो एआईबी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आपका आ चुका है। तो आज हम उसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के था कि हिंदी मीडियम में हमें पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो रहे। तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से ही पेपर जो है सोल्व करेंगे। तो एआईबी 16 का पेपर सोल्व करेंगे और डे वाइज हम डेली पेपर आपका जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हो चुके हैं वो सारे सोल्व करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको पूरा जो पेपर है वो समझ में आए कि किस तरीके का जो आपका पेपर है वो एआईबी में पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली अपडेट्स वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोमेश्री एस्ट्रोपल का फैसला कहाँ दिया गया है? तो जो इसका आंसर है सी में, पूर्णामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य में। फिर सेकंड है कि जो फर्स्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि ये कौन से सेक्शन में है? तो ये डी में है, 56। फिर देखो, जो ये आपके क्वेश्चन है, देखो इसमें सब में हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा है, तो आपको पढ़ने में इजी है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो वो है, तो इसका आंसर होगा बी, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से। ठीक है, तो शेड्यूल सेकंड है जो इसका आंसर बी राइट है। फिर नेक्स्ट है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफ़ा में, मतलब किस आर्टिकल में उपलब्ध है? तो जो आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बताता है, तो इसकी जो ए आंसर है जो राइट है। फिर 5 देखिए, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? तो उसका भी आंसर ए राइट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी हिंदी जो मीनिंग है वो समझ में ना आए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग भी इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए पूरा पेपर है जो बोथ में है। फिर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो ए आंसर राइट है, कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी। फिर 7 है कि सीपीसी, मतलब जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, उसका क्वेश्चन है ये कि सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर है बी, 6 महीने के भीतर। पुनर्सुधार और पुनर्निवास के कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है आपकी राज्य सरकार। फिर है, रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना में चोट लगने का मुआवजा भुगतान से संबंधित है, तो ए आंसर राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, जो मतलब आपका मिनिमम अमाउंट है कंपनसेशन की, मतलब जो क्षतिपूर्ति है, उसमें एम्प्लॉय को कंपनसेशन एक्ट के तहत। फिर देखिए, इसमें है कि जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम है 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में रुपए है। ठीक है, तो इसमें कितने रुपए हैं? ए बी सी डी, देखो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसमें जो अमाउंट है वो इसमें आपको बतानी है, तो सी आंसर राइट है। फिर नेक्स्ट है कि एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत में भाग गया हो या उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्यु दंड तय हो, उस धारा के तहत निपटाया जाएगा। तो जो इसके ऑप्शन है उसमें जो आंसर होगा वो बी आंसर राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा, ये आंसर राइट है कि अगर जब तक गिल्टी माइंड ही नहीं होगा तब तक कोई भी क्राइम नहीं किया जा सकता, तो ये आंसर राइट है। फिर देखो 13 है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो सेक्शन 73 है उसमें आपको किस केस से रिलेटेड है वो? तो जो इसका आंसर है हेडले बनाम बैक्सलैंड। ठीक है, तो ये हेडले बनाम बैक्सेंडल है जो सेक्शन 73 से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में है। मतलब जो आर्बिट्रेशन है एक्ट है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखो ए ऑप्शन है सेक्शन 7 और बी ऑप्शन है सेक्शन 8, सी 9 और डी 10। तो इसका आंसर बी होगा। फिर 15 है मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो डी है। मतलब जो फ्री ट्रैम्बलिंग है और जो न्याय की चोरी। फिर है सीपीसी का जो सेक्शन है 10 उसके क्या प्रावधान है। तो जो इसका आंसर है वो ए राइट है, डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका। फिर है 17 कि जो कंस्ट्रक्टिव है जो रेस जुडिकाटा वो निम्नलिखित में से किस में निहित है। तो वो सेक्शन है जो आपका 11 में है। तो इसका आंसर बी राइट है क्योंकि जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो 4 में दे रखा है। ठीक है। 18 है कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने पलट दिया था, कौन से केस में पलटा था। तो आंसर होगा डी सुरेश कौशल बनाम नाच फाउंडेशन। 19 है एक मध्यस्थता कार्यवाही है मतलब जो एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। तो इसका आंसर होगा कि ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो बी आंसर राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदर्थ मध्यस्थता क्या है। मतलब जो एडहॉक आर्बिट्रेशन है वो क्या है। तो वो है ये तीनों जो ऑप्शन ए बी सी वो तीनों ही है। 21 है कि जो सिविल प्रक्रिया मतलब जो सीपीसी है उसमें मध्य लाभ को परिभाषित किया है। तो वो सेक्शन 2 का जो सब क्लॉज है 12 उसके अंदर है। ठीक है। तो डी आंसर राइट होगा। फिर देखो नेक्स्ट एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी क्षमता से परे कार्य करके दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, वह अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है। तो ये बी आंसर राइट है इसमें। 23 है देखो कि जो कंपनी अधिनियम है मतलब जो कंपनी एक्ट है उसके जो सेक्शन 8 है वो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर बी होगा। फिर है 24 की जो पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। तो उसका आंसर ए राइट है, 30 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइबर क्राइम होता है साइबर तो फिर उसके लिए साइबर लॉ बना है तो साइबर लॉ से संबंधित है। तो इसमें डी आंसर राइट है। फिर 26 है कि जो आपका स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है तो वो किस पे होता है। तो ये ए आंसर राइट है इस पे। फिर है 27 कि जो आपकी संविदात्मक दायित्व बनता है जहाँ पर बी आंसर राइट है, जहाँ पे भी आपके लीगल रिलेशनशिप होते हैं। फिर देखो 28 है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रखरखाव की राशि से संबंधित है। तो सी आंसर राइट है। फिर है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया था। तो वो आंसर होगा इसका। तो ए आंसर राइट है कि रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। फिर है बेंसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। तो डी आंसर राइट होगा। फिर 31 है कि साइबर अपराध की प्रकृति। फिर 32 है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की ब्लैंक जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकार की कोई बहाली नहीं हुई होगी। ठीक है। तो जिसका आंसर होगा। फिर है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है। तो जो इसमें आंसर होगा वो सी है, संज्ञेय और गैर जमानती मतलब कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। फिर है 34 कठोर दायित्व का नियम किस पर निर्णय आधारित है। तो वो रायलैंड बनाम फ्लेचर। फिर है अंतिम अवसर का सिद्धांत किस में निर्धारित किया गया था।
तो जो 35 है उसका आंसर ए होगा, डेविस बनाम मान। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यह किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा की 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे। तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या एक घोषित अपराधी है, तो डी आंसर राइट है इसमें। फिर है देखो, गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है, जब तक वो निष्पादित या फिर रद्द ना हो जाए, तो डी आंसर राइट है। 39 है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है आपका, उसमें जो सेक्शन 32 है उसके अंतर्गत जो डेप्रिसिएशन होता है मतलब मूल्यह्रास की दर क्या होगी, तो इसका आंसर बी होगा 20%। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो उसका आंसर होगा ए आंसर राइट है। फिर नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द किया गया था, तो डी आंसर राइट है, मोरारजी देसाई। फिर है 42 कि जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट से प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है, तो उसका आंसर है ए आंसर राइट है। फिर 43 है कि विशिष्ट राहत अधिनियम मतलब जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण की सीमा की अवधि कितनी है, तो इसका आंसर सी राइट है। फिर है एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सज़ा दे सकता है 7 साल से अधिक, 7 साल से अधिक नहीं, और फिर ये सेकंड है अधिक उम्र कैद या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 44 का जो आंसर होगा ये आंसर राइट है। फिर नेक्स्ट है 45, इसमें है कि प्रक्रियात्मक अधिकारित्व से क्या तात्पर्य है, तो डी आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है, ठीक है, तो ये रिट से रिलेटेड है मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डी आंसर राइट है। 47 है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं, तो यहाँ पे जो सेक्शन लिखे हैं उनके सामने कुछ आपके जो सेक्शन के नेम है वो लिखे हुए हैं, तब आपको पता लगाना है कि कौन सा इसमें गलत है, ठीक है, तो इसमें जो है सी आंसर रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ क्या है, मतलब फॉरेन कोर्ट का मीन क्या होता है, तो इसका बी आंसर राइट होगा। फिर 49 है याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है, मतलब जनहित याचिका होती है जो PIL, उसके दुरुपयोग का अर्थ क्या होता है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे सही हैं, तो डी आंसर राइट है। 50 है भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अवैधिक रूप से हुई किसी भी तरीके की हानि को दर्शाता है, तो वो होगा बी आंसर राइट है। तो जो अभी ये 50 तक हमने देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में 50 और करेंगे, कल हम 50 क्वेश्चन और करेंगे, और आज हमने जो AIB 16 का जो पेपर था उसके हाफ क्वेश्चन कर लिए, हाफ हम कल करेंगे।